जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में सारे डायग्राम्स पढ़े थे और मांग की लोच तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें चैप्टर नंबर 3 उत्पादन और लागत के सारे डायग्राम्स पढ़ने हैं और 1, 2, 3, 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पादन। तो हम सबको मालूम है उत्पादन क्या होता है, कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन करना ही उत्पादन कहलाता है। ये सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है, बच्चा लिख कर भी आएगा तो भी उसमें मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे को याद रहता है इससे। उसके बाद नेक्स्ट आता है उत्पादन की अवधारणाएं। तो उत्पादन की कितनी अवधारणाएं, 3 अवधारणाएं होती हैं। एक होती है कुल उत्पादन, एक होती है औसत उत्पादन और एक होती है सीमांत उत्पादन। अब कुल उत्पादन क्या होती है, कुल उत्पादन हम पढ़कर आए, TU में पढ़ा था हमने। तो सीमांत उत्पादन का योग क्या कहलाता है, कुल उत्पादन कहलाता है। आप फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बना सकते हो, ये मैं आपको शुरू डे 1 से कही थी। तो अभी अपने पास इतना टाइम भी नहीं है, तो हमें शॉर्ट ट्रिक्स में याद करना है जिससे हमें मार्क्स मिल सकें। तो सीमांत उत्पादन का जोड़, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। जोड़ होता है सीमांत उत्पादन को, हम क्या कहते हैं, कुल उत्पादन कहते हैं। उसके बाद आया AP का फॉर्मूला क्या होता है, TP/L। हमेशा याद रखना है, उत्पादन में हमेशा श्रम की इकाइयाँ आएंगी, बाकी सब में उत्पादन की इकाइयाँ आएंगी, लेकिन इसमें श्रम की इकाइयाँ आती है उत्पादन वाले में। तो औसत उत्पादन किसे कहते हैं, जब कुल उत्पादन में श्रम की इकाइयों का भाग दिया जाता है। देखिए भाग दे रहे हैं ना अपन, तो भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, औसत उत्पादन। अब सीमांत उत्पादन, सीमांत में हमने पढ़ा है हमेशा, जहाँ शब्द क्या आएगा, सीमांत आएगा, वहाँ परिवर्तन भी आएगा, अतिरिक्त भी आएगा और डेल्टा भी आएगा। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, डेल्टा TP/डेल्टा L। और एक फॉर्मूला जो अपन याद करके आए हैं, TPN-1। अब हमने बोला कौन कौन से शब्द आते हैं, अतिरिक्त, और दूसरा शब्द कौन सा आएगा, परिवर्तन। तो क्या होगा, श्रम की अतिरिक्त इकाइयाँ बढ़ाने पर उत्पादन में कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। देखिए कुल उत्पादन में परिवर्तन आ रहा है, TPN-1। ठीक है, और उसमें जो परिवर्तन आने से कैसा आया परिवर्तन, क्योंकि हमने क्या बढ़ाई है, श्रम की इकाइयाँ बढ़ाई हैं, बढ़ाने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उत्पादन कहते हैं। अब आपको तीनों डेफिनेशन अच्छे से याद होगी होंगी कि TP का मतलब, कुल उत्पादन का मतलब क्या होता है, सीमांत उत्पादन का योग होता है। AP मतलब औसत उत्पादन, TP कुल उत्पादन में श्रम की इकाइयों का भाग होता है, और MP सीमांत उत्पादन क्या होता है, जब श्रम की इकाइयाँ बढ़ाने पर कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत उत्पादन कहते हैं। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। अब इनके डायग्राम देखते हैं। देखिए हमने कुल उपयोगिता का डायग्राम बनाया था, कैसा बनता था, ऐसे ही। यही डायग्राम किसका है, तो कुल उत्पादन का है। ठीक है, इसके पहले ये बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर अधिकतम होगा, फिर स्थिर होगा और फिर गिरने लग जाएगा। नेक्स्ट है MP का भी ऐसे बनेगा, उसमें गिरता हुआ था, इसमें क्या होगा, उसमें पहले बढ़ेगा, अधिकतम होगा, फिर उसके बाद 0 होगा और फिर ऋणात्मक हो जाएगा। हमने बताया, मैंने आपको बताया भी था, MP वाले जितने भी हैं सब ऋणात्मक बनेंगे, सिवाय लागत के एक वक्र को छोड़कर, बाकी सब ऋणात्मक है। अब इन दोनों के बीच में संबंध भी पूछता है, संबंध वैसे ही है। देखिए पहले TP बढ़ रहा है तो MP भी बढ़ रहा है। ठीक है, फिर TP क्या हो गया, अधिकतम और स्थिर हो गया, तो MP क्या हो गया, 0 हो गया, वहाँ पे भी ऐसे हुआ था। फिर घटने लग गया तो MP क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो वैसे ही आपको याद रखना है, बस आप डायग्राम दिमाग में रखेंगे तो आप संबंध भी इजीली बता देंगे। संबंध भी 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया AP कैसे बनेगा, AP भी ऐसे ही बनेगा। ये देखिए ये AP, लेकिन AP वक्र कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो AP कभी भी 0 नहीं होता, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। आई होप आपको ये तीनों समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट आता है अपना अल्पकाल और दीर्घकाल। तो अल्पकाल कौन सा काल होता है, अल्पकाल मतलब, अल्प का मतलब होता है छोटा। तो अल्पकाल कब होगा, जब एक साधन तो होगा परिवर्तनशील और बाकी सभी साधन क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। एक साधन कौन सा, श्रम। तो एक साधन परिवर्तनशील, बाकी सभी साधन स्थिर, तो उसको क्या कहते हैं, अल्पकाल कहते हैं। ये 1 नंबर में पूछा जाएगा। दीर्घकाल क्या होता है, जिसमें सभी साधन क्या रहते हैं, परिवर्तनशील रहते हैं, कोई भी साधन स्थिर नहीं रहता। दीर्घ मतलब बड़ा होता है, तो आप कभी भी बदलाव कर सकते हैं। तो सारे साधन कैसे रहेंगे, परिवर्तनशील रहेंगे, कोई भी साधन स्थिर नहीं रहेगा। ये भी कितने नंबर में, 1 मार्क में। ठीक है, ऊपर वाले तीनों आपको जो पढ़ा है वो भी 1 मार्क में, 1 मार्क में। और अगर TP और AP साथ में आ जाए, AP और MP साथ में आ जाए, तो वो भी कितने मार्क में, वो भी 1 मार्क में, 2 मार्क में और 4 मार्क में आता है। तो इसलिए आप अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि अल्पकाल का एक संबंध है, परिवर्तनशील साधनों का
अनुपातिक नियम। इसमें अनुपातिक क्यों है? क्योंकि इसमें हम श्रम की इकाइयाँ जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उतने ही अनुपात में कितना हमारा उत्पादन बढ़ रहा है वो ये बताता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे 3 स्टेजेस होती हैं इसकी। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने से ईजिली आपको सारी स्टेजेस याद हो जाएंगी। मेरी गारंटी है अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन बस ये है कि ध्यान लगा के देखना, हमें बिना ध्यान के नहीं देखना। और जो देख रहे हो मन से देखो। देखिए ये वाला डायग्राम बनेगा, इसमें एमपी बन गया। अब ये देखिए ये अपना एपी आ गया। ठीक है, मैं फ़ोन पे बना रही हूँ वीडियो और एडोब के जो ड्राइंग वाला फीचर है उसका यूज़ कर रही हूँ, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा डायग्राम अटपटे से लगे, पर आपको जो भी नोट्स हैं या कहीं भी आपको बुक्स हैं उसमें आपको साफ साफ दिखेंगे। मैंने भी कोशिश करी कि बिल्कुल साफ साफ बने, पर थोड़ा रिसोर्सेज की कमी होने के कारण मैं ऐसे वीडियो बनाकर आपको दे रही हूँ, उससे कि आपका कहीं भी लॉस नहीं हो। अब देखिए फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में देखिए आप सब देखिए टीपी भी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है और एमपी भी बढ़ रहा है। इसमें सब बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हम श्रम की इकाइयाँ बढ़ाते जाएंगे, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन तीनों क्या होंगे? बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या होगा कि टीपी क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा और अधिकतम हो जाएगा और स्थिर हो जाएगा। एमपी क्या होगा? अधिकतम होकर गिरने लग जाएगा और क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और एपी क्या होगा? बढ़ेगा, फिर अधिकतम होगा, अधिकतम हो जाएगा, है ना। यहाँ तक ये सेकंड स्टेज है। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा? टीपी धीरे धीरे बढ़ेगा, अधिकतम होगा, स्थिर होगा। एमपी अधिकतम होकर गिरने लग जाएगा और 0 हो जाएगा। और एपी क्या होगा? बढ़ेगा और अधिकतम हो जाएगा। उसके बाद कौन सी स्टेज आई? थर्ड स्टेज में क्या आएगा? जैसे जैसे श्रम की इकाइयाँ बढ़ाएंगे कुल उत्पादन क्या होगा? घटने लग जाएगा, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाएगा और एपी जो है वो हमारा क्या होगा? घटने लग जाएगा। इसलिए ऐसे ही इसी के जो काम हो रहे हैं वैसे नाम है। पहले वाले में क्या हो रहा था? सब बढ़ रहा था, तो इसका पहला नाम होगा बढ़ते अनुपातिक साधनों का प्रतिफल। दूसरे में क्या हो रहा था? टीपी धीरे धीरे बढ़ रहा था, अधिकतम होता, स्थिर होता। एमपी 0 हो गया और है ना एपी भी क्या हो गया? अधिकतम होने के बाद घटने लग गया था। ठीक है, तो अब क्या हो गया? घट रहे हैं सब, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? घटते अनुपातिक साधनों का प्रतिफल। ठीक है, तीसरे में क्या हुआ? टीपी घट रहा है, एपी भी घट रहा है और एमपी क्या हो गया? ऋणात्मक। तो सबसे बुरा क्या हुआ? ऋणात्मक हुआ, इसलिए थर्ड स्टेज का नाम क्या हो गया? ऋणात्मक अनुपातिक साधनों के प्रतिफल हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उत्पादक है वो कौन सी अवस्था में कार्य करेगा? तो उत्पादक जो है वो दूसरी अवस्था में कार्य करेगा, जिसमें जो कुल उत्पादन है वो बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है, अधिकतम हो रहा है और स्थिर हो रहा है। एपी जो है वो अधिकतम होकर गिर रहा है। ठीक है, अधिकतम है एक तरीके से। और तीसरा जो है एमपी वो है 0 हो गया, लेकिन ऋणात्मक नहीं हुआ, इसलिए उत्पादक जो है वो दूसरी अवस्था में कार्य करेगा। ठीक है, तो आप इसका जो एक्सप्लेनेशन है 4 नंबर का आएगा, वो आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि परिवर्तनशील साधनों का अनुपातिक नियम किसे कहते हैं। तो ये अल्पकाल का नियम होता है। जैसे जैसे श्रम की इकाइयाँ बढ़ती जाएंगी कुल उत्पादन बढ़ेगा, फिर तेज़ी से बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर अधिकतम होगा, स्थिर होगा, फिर घटने लग जाएगा। ठीक है, फिर आप इसमें इसका ये डायग्राम बनाएंगे, इसकी मान्यताएं लिखेंगे। मान्यताएं क्या है कि उत्पादक जो है वो विवेकशील है, सभी साधन स्थिर हैं, श्रम जो है वो परिवर्तनशील साधनों में से है, श्रम की सारी इकाइयाँ जो है वो समरूप इकाइयाँ हैं। ठीक है, ये सब और ये अल्पकाल का नियम है, ये लिखना है आपको, ये लिखना भूलना नहीं है। ठीक है, फिर हम इसकी स्टेज बताएंगे। पहले बढ़ते अनुपातिक साधनों के प्रतिफल में क्या आएगा कि जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन श्रम की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आप बता देंगे कुल उत्पादन बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा, और सीमांत उत्पादन तेज़ी से बढ़ेगा, अधिकतम हो जाएगा, और औसत उत्पादन भी तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, इसमें स्थिर साधन अधिक हैं और परिवर्तनशील साधन कम है। और थर्ड स्टेज में जाके परिवर्तनशील साधन मतलब श्रम ज़्यादा हो जाएगा और स्थिर साधन भूमि कम होती जाएगी। ऐसे आपको उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे जैसे डायग्राम में हो रहा है वैसे वैसे आपको उसमें लिखना है, लेकिन बस लिखते टाइम ये ध्यान रखें कि आपको बताना है कि कौन सी इकाइयाँ बढ़ा रहे हो आप, श्रम की इकाइयाँ बढ़ा रहे हो। ये आपका कौन से काल का नियम है? अल्पकाल का। ये 4 मार्क्स में आता है, आपको उसके हिसाब से इसकी तैयारी करनी है। नेक्स्ट आता है पैमाने के प्रतिफल। अब पैमाने के जो प्रतिफल है ये कौन से काल का है? ये दीर्घकाल का है। दीर्घकाल का कौन सा होता है? जिसमें सभी साधन कैसे होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। कि पैमाने के प्रतिफल किसे कहते हैं? पैमाने का प्रतिफल वो होता है जो दीर्घकाल का नियम है, जिसमें सभी साधन परिवर्तनशील होने पर उत्पादन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्पादन बढ़ता है, घटता है और
स्थिर रहता है। वहाँ ऋणात्मक था, यहाँ पर ऋणात्मक कुछ नहीं है, यहाँ पे स्थिर है, क्योंकि यहाँ पे सभी साधन कैसे हैं, परिवर्तनशील है। वहाँ पर सिर्फ एक साधन था जो परिवर्तनशील था। अब इसकी भी 3 अवस्थाएं हैं। पहली है बढ़ते। अब बढ़ते में क्या होगा, मैंने कल शॉर्ट वीडियोस भी भेजे हैं, उसमें मैंने पूरी एक टेबल बनाकर और डायग्राम बनाकर दिखाया भी हुआ है, तो वो आप उससे कोरिलेट कर लेना, आपको इजी हो जाएगा। बढ़ते पैमाने के प्रतिफल क्या होता है, इसमें हम लेते हैं 2 चीज़ें, एक होता है उत्पादन और दूसरा तो उत्पादन के साधन। तो उत्पादन के साधन 2 हैं, क्योंकि दीर्घकाल है तो इसमें दोनों लेंगे, एक तो मशीन और एक श्रमिक, और एक है उत्पादन। अगर एक मशीन है, 2 श्रमिक काम कर रहे हैं तो उत्पादन कितना हो रहा है, 100 का। 2 मशीनें हैं और 4 श्रमिक काम कर रहे हैं तो उत्पादन कितना होगा यहाँ, 250 का। मतलब दुगना होना चाहिए था, लेकिन दुगने से ज़्यादा हो रहा है। तो कौन से पैमाने के प्रतिफल मिल रहे हैं, बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। कैसे लिखेंगे, जब उत्पादन के साधन में परिवर्तन होने पर उत्पादन के साधनों की तुलना में अनुपातिक रूप से ज़्यादा परिवर्तन होगा या अधिक परिवर्तन होगा, उसे हम क्या कहते हैं, बढ़ते पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। उत्पादन के साधनों में कम हो रहा है, उत्पादन में उससे अधिक हो रहा है, तो कौन से कहलाएंगे, बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए। ये पहले यहाँ से तो दूर दूर होंगे और फिर आगे जाके बिल्कुल पास पास हो जाएंगे। इसका डायग्राम, इसी को हम क्या कहते हैं, समुत्पत्ति वक्र कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी वैसी होगी जैसे तटस्थ वक्र की हमने पढ़ी थी। तो कि तटस्थ वक्र क्या होता है, जिसमें दो वस्तुओं का सहयोग होता है। इसमें 2 साधनों का सहयोग होता है, पूंजी और श्रम। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या होगा, उसमें उत्पादक होता है, उसमें उपभोक्ता होता है, इसमें उत्पादक होगा। उसमें समान संतुष्टि प्राप्त होती है और यहाँ पर समान उत्पादन का जो स्तर है वो प्राप्त होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन वही रहेगी, बस आपको यहाँ पर उत्पादन है तो उत्पादन कौन करता है, उत्पादक करता है, तो आपको उस हिसाब से चेंज करनी है वोकैबुलरी। अब नेक्स्ट बढ़ते के बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, घटते, इसका उल्टा। अब उसका उल्टा होगा तो क्या होगा, देखिए टेबल से बनाते। पहले क्या होगा, पहले मशीन, श्रम और उत्पादन। एक मशीन, 2 श्रमिक और 100 का उत्पादन हुआ था। फिर 2 मशीन, 4 श्रमिक, तो अब उत्पादन कितने का रह गया, 50 का ही रह गया। इसका मतलब उत्पादन के साधनों में जितना परिवर्तन हुआ उससे अनुपातिक रूप में उत्पादन में कम परिवर्तन हुआ, तो इससे कौन से पैमाने के प्रतिफल कहेंगे, इसे घटते पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। अब आपने ऊपर डायग्राम देखा था, यहाँ जो डिस्टेंस है वो आगे जाके कम हो गया था, यहाँ उल्टा बनेगा इसका। ये डिस्टेंस जो है, देखिए ये पहले तो पास पास आएंगे और फिर आगे जाके डिस्टेंस इनका बढ़ जाएगा, इसे कहते हैं घटते पैमाने के प्रतिफल। अब नेक्स्ट, वहाँ था ऋणात्मक, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्थिर। स्थिर का मतलब क्या होता है, स्थिर जहाँ शब्द आ जाए वहाँ होता है बराबर। ठीक है, साम्य, स्थिर, संतुलन, जहाँ शब्द होते हैं वहाँ सब चीज़ें बराबर होती हैं। तो आप कभी भी घबराए नहीं, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका ध्यान रखें। अब देखिए स्थिर में क्या होगा, स्थिर में अब अपन टेबल बनाएंगे। ये मशीन है, श्रमिक है, उत्पादन है। एक मशीन, 2 श्रमिक, 100। 2 मशीनें, 4 श्रमिक, तो 200। मतलब दुगना ही होना था तो दुगना ही हुआ। तो उत्पादन के साधनों में जो परिवर्तन हुआ उसके बराबर परिवर्तन किसमें हुआ, उत्पादन में हुआ, तो उससे क्या कहते हैं, स्थिर पैमाने के प्रतिफल। ठीक है, ये अनुपातिक रूप से जो परिवर्तन उत्पादन के साधनों में पाया उतना ही परिवर्तन उत्पादन में पाया गया, दोनों का परिवर्तन बराबर। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, उत्पादन के साधन कैसे हैं, पैमाने के प्रतिफल स्थिर हैं। ठीक है, अब इसमें भी डायग्राम कैसे बनेगा, इसमें बिल्कुल बराबर का डिस्टेंस रहेगा, तो ये हुआ पैमाने के प्रतिफल। ये भी आपके 4 मार्क्स में आता है, इसलिए इसको अच्छे से कर लें। अब उत्पादन खत्म हो गया, अब उत्पादन के बाद आए शब्द लागत। लागत किसके द्वारा, उत्पादक के द्वारा। उत्पादक के द्वारा उत्पादन के कार्य में खर्च की गई राशि लागत कहलाएगी। कुछ भी नहीं रटना, लागत आपको सबको मालूम है। लागत क्या होती है, अपन कहते हैं कितनी लागत लगी, तो उत्पादक किसके द्वारा खर्च होगी, उत्पादक के द्वारा। क्या खर्च हुआ, उत्पादन के कार्य में राशि खर्च हुई, उसे लागत कहते हैं। तो आपको रटना नहीं है, इकोनॉमिक्स हमेशा से बोला, और अभी रटने का टाइम भी नहीं है। अगर आप रटेंगे ना तो डिप्रेशन ज़्यादा फील करेंगे। इससे बेटर है कि चीज़ों को ईजी बनाइए, वीडियोस देखिए और ईजी तरीके से पढ़िए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट अपना क्या आएगा, लागत हो गया। लागत की अल्पकालीन लागतें अपनी कितनी है, 7 हैं। अल्पकालीन 7 हैं और दीर्घकालीन 2 हैं। ठीक है, आपके जो कोर्स में देखे उस हिसाब से बताया ना। अल्पकालीन में देखिए TFC, कुल स्थिर लागत। तो सभी साधन, जो स्थिर साधन होती हैं उस पर जो लागतें लगती हैं उसको क्या कहते हैं, कुल स्थिर साधन कहते हैं। जैसे चौकीदार की फीस,
मतलब चौकीदार की वेतन, ठीक है, पानी बिजली का बिल, ठीक है, ये सब किस में आएगी, स्थिर लागतों में। अब अपने को याद कैसे करना है, अपने को ये सब याद नहीं आता तो इसका मतलब फॉर्मूले से याद कर लो। टीएफसी क्या होगा, कुल लागत में से कुल परिवर्तनशील लागत को घटा देंगे तो क्या पड़ेगा, कुल स्थिर लागत बनेगी। ठीक है, तो आप फॉर्मूला याद कर लो, डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। फॉर्मूले तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना फॉर्मूले याद करने पर आप न्यूमेरिकल भी सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी, और न्यूमेरिकल ज़्यादा नंबर के आते हैं। पिछली बार भी न्यूमेरिकल का वेटेज ज़्यादा था, इसलिए कोशिश ये कीजिए कि फॉर्मूला से याद कर लीजिए, जिससे कि आप न्यूमेरिकल भी निकाल पाएँ, डेफिनेशन भी बना पाएँ, और फॉर्मूला, और जो टिक मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें फॉर्मूला पूछा गया तो फॉर्मूला भी बता पाएँ। ठीक है, अब देखिए कुल स्थिर लागत कौन सी होती है, कुल लागतों में कुल परिवर्तनशील लागत को घटा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, कुल स्थिर लागत। देखिए ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसा डायग्राम पर हम कई बार बनाया है। सबसे पहले हमने कहाँ बनाया इस डायग्राम को, हम रिवीजन करेंगे हम कि हमने ऐसा डायग्राम कहाँ बनाया। हम सबसे पहले हमने बनाया था पूर्णतः लोचदार मांग की लोच से बनाया था। ठीक है, अब पूर्ण प्रतियोगिता में भी ऐसे डायग्राम बनेगा, और यहाँ पर कुल स्थिर लागत में भी यही डायग्राम बनता है। अब नेक्स्ट कौन सा है, टीएफसी के बाद दूसरी टीवीसी, कुल परिवर्तनशील लागत। अब उसमें भी क्या होगा, कुल लागत में से कुल स्थिर लागत को घटा देंगे तो क्या हो जाएगी, कुल परिवर्तनशील लागत बनेगी। अब इसका डायग्राम हमेशा क्या होगा, जीरो से शुरू होगी हमेशा। अगर उत्पादन जीरो है तो ये भी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है, क्योंकि तभी आप परिवर्तन क्या है, श्रम, और जब उत्पादन शुरू करोगे तभी तो श्रमिक रखोगे। अगर उत्पादन शुरू नहीं है तो श्रमिक भी नहीं है, तो इसलिए ये हमेशा जीरो से ही शुरू होगी, कभी नीचे ऊपर से शुरू नहीं होगी। ठीक है, तो ये टीवीसी है। तो टीवीसी क्या कहलाएगी, कुल लागत में से कुल परिवर्तनशील लागतों को घटा देंगे तो उसे कुल परिवर्तनशील लागत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया टीसी। टीसी क्या होगा, उसमें घटाया था, इसमें सबको जोड़ दो। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग क्या कहलाता है, कुल लागत कहलाती है। अब ये कैसे बनेगा, ये कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगा, ये ऊपर से होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कुल स्थिर लागत शामिल है, और कुल स्थिर लागत हमेशा स्थिर रहती है, इसलिए ये हमेशा कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगा, हमेशा नीचे से शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक मिनट।